हेलो पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों, यहाँ पर हम आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों, यहाँ पर हम इस टॉपिक के अंदर में सबसे पहले एक फिगर बनाने वाले हैं, जिस फिगर का बच्चों यहाँ पे नाम होता है समांतर प्लेट संधारित्र। तो बच्चों, यहाँ पर हम इसी फिगर को बनाने वाले हैं और इसी फिगर के माध्यम से आप सभी लोग को इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले दो प्लेट बनाने वाले हैं। तो बच्चों, ये हमारी यहाँ पर सबसे पहले प्लेट नंबर ए होती है, जिस प्लेट को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बनाने वाले हैं। और ये जो हमारी प्लेट होती है, इस प्लेट को बच्चों क्या कहते हैं, प्लेट नंबर ए कहते हैं। इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होता है वो प्लस का आवेश होता है, जो बच्चों इस प्लेट के अंदर में एक समान रूप से वितरित होता है। इसी प्लेट को बच्चों क्या कहते हैं, प्लेट नंबर ए कहते हैं। इसी के बच्चों यहाँ पर हम ठीक समीप में एक हम दूसरी प्लेट बनाने वाले हैं, जिस प्लेट को बच्चों यहाँ पर हम प्लेट नंबर बी कहते हैं। तो बच्चों, ये हमारी क्या होती है, प्लेट नंबर बी होती है। और इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होता है, उस आवेश को बच्चों क्या करते हैं, माइनस से निरूपित करते हैं। तो बच्चों, इस प्लेट के अंदर में जो हमारा माइनस होता है, वो आवेश बच्चों यहाँ पर इस तरीके से एक समान रूप से वितरित होता है। तो इसी प्लेट को, इसी फिगर को बच्चों हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम मान लेते हैं इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होता है वो बच्चों हमारा प्लस का आवेश होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम प्लस क्यू से निरूपित करने वाले हैं। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं प्लेट नंबर जो हमारी बी होती है, इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होता है वो माइनस का क्यू आवेश होता है। तो बच्चों, अब आप सभी लोग को यहाँ पर इस फिगर के बारे में अच्छी तरह समझना है कि इन दोनों प्लेटों के बीच की जो हमारी दूरी होती है, उस दूरी को बच्चों क्या करते हैं, स्मॉल डी से निरूपित करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम मानते हैं इन दोनों प्लेटों के बीच की जो हमारी टोटल दूरी होती है, उस दूरी को बच्चों क्या करते हैं, स्मॉल डी से निरूपित करते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हम इसी फिगर के बारे में अच्छी तरह से लिखने वाले हैं और आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं कि आप सभी लोग फिगर के बारे में बोर्ड एग्जाम में आप किस तरीके से लिख करके आने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं, माना प्लेट ए तथा प्लेट बी पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश स्थित होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे, माना प्लेट ए तथा प्लेट बी पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू स्थित होता है तथा दोनों प्लेटों की बीच की दूरी स्मॉल डी होती है, तब संधारित्र की धारिता। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में संधारित्र की धारिता को ज्ञात करने वाले हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में टोटल धारिता यहाँ पर कितनी होने वाली है। तो बच्चों, मैं आप सभी लोग को यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डेरिवेशन करने से पहले आप सभी लोग को इस प्लेट के और इस धारिता के बारे में अच्छी तरह से इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। उसके बाद बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों
प्लेटों के बीच में कितना विभव होता है उस विभव को हम ज्ञात करेंगे, और उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच में कितनी धारिता होती है उस धारिता का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, जिसको बच्चों यहाँ पर हम ई से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी वैद्युत क्षेत्र की मदद से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना हमारा विभव होता है उस विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर 2 करके आपको लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मदद से बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, विभव का मान ज्ञात करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पर धारिता का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों ये हमारे क्या होता है, नंबर 3 होता है। तो यहाँ पर हम धारिता को विभव के माध्यम से, या आप कह सकते हैं विभव की सहायता से, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों के बीच में टोटल धारिता का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग को ये सभी कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर हम इन दोनों प्लेटों के बीच में टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो बच्चों इसके लिए आप सभी लोगों ने अध्याय नंबर 1 में अच्छी तरह से अध्ययन किया है, जहां पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम इन दोनों प्लेटों के बीच में, इन दोनों चादरों के बीच में टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, तो बच्चों इसके लिए यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता था E इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला चल रहा था सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इन दोनों प्लेटों के बीच में टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसके लिए बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखते हैं दोनों प्लेटों के मध्य, तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। तो इसके लिए बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपको बताता है कि ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं, ये बच्चों हमारा पूरा सिस्टम क्या होता है, निर्वात में रखा गया होता है। तब इस केस में इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों, यहाँ से हमें चलती है E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आवेश के रूप में ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पर सिग्मा होता है बच्चों, हमारा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। अगर हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज कर लेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आवेश के रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है वो बच्चों यहाँ से हमें चलता है सिग्मा इक्वल टू Q अपान A होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसी सिग्मा की जगह पर यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस पूरे का मान रख देंगे Q अपान A। तो बच्चों ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये बच्चों आवेश के रूप में आपस में परिवर्तित हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर हम इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आवेश के रूप में प्राप्त करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं सिग्मा का मान, यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ से बच्चों हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के रूप में ज्ञात करने वाले हैं। तो जब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा का मान रखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q अपान A। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे Q अपान A बटे बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इसको अगर हम आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाती है Q अपान इंटू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा A इंटू हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, A इंटू एप्सिलॉन नॉट को कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। तो बच्चों ये हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं आवेश के रूप में। अब बच्चों हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इन दोनों प्लेटों के मध्य में वैद्युत विभव को ज्ञात करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों आप सभी लोगों ने वैद्युत विभव तथा आवेश वाले चैप्टर में अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि अगर हम दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पर विभव का मान ज्ञात करते हैं तो इसके लिए बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विभव प्रवणता का सूत्र का प्रयोग करके इन दोनों प्लेटों के बीच में टोटल हमारा विभव का मान कितना होगा, उस विभव का मान यहाँ पर हम ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे लिखेंगे विभव प्रवणता के सूत्र के अनुसार। तो बच्चों यहाँ से हमारा आगे डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से बच्चों लिखेंगे विभव प्रवणता के अनुसार। तो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा
v इक्वल टू यहाँ से हमारा फॉर्मूला चलता है E इंटू बच्चों हमारा क्या होता है, d होता है, जहाँ पर आप सभी जानते हैं d जो बच्चों हमारा होता है इन दोनों प्लेटों के बीच की टोटल हमारी दूरी होती है। इस फॉर्मूले को बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ पर अवकलन रूप में देख रखा है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं E इक्वल टू हमारा फॉर्मूला चलता है डी भी इंटू क्या होता है, डी आर होता है। इसी फॉर्मूले को बच्चों क्या कहते हैं, विभव प्रवणता का सूत्र कहते हैं। तो जब बच्चों क्या करते हैं, इसको एक सही रूप में लिखते हैं, तब उस केस में ये फॉर्मूला बच्चों यहाँ से हमारा हो जाता है v इक्वल टू ई इंटू क्या होता है, डी होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे। तो ये जो हमारा पूरा फॉर्मूला होगा बच्चों क्या होगा, विभव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो बच्चों अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में हमारा टोटल विभव का मान कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों के बीच में टोटल विभव का मान निकालेंगे। तो इस E का मान बच्चों हम क्या करेंगे, इस जगह पर रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जाएगा Q डिवाइड बाई यहाँ से चलेगा A इंटू हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और आगे यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे V इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू यहाँ पर D हो जाएगा, और नीचे बच्चों यहाँ समझ चल रहा है A इंटू एप्सिलॉन नॉट चल रहा है। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में टोटल विभव का मान कितना होता है, उस विभव का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में टोटल धारिता कितनी होगी। उस धारिता का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, धारिता का सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे धारिता के सूत्र के अनुसार। तो बच्चों यहाँ से हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा धारिता के सूत्र अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर हमारा धारिता का सूत्र होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, विभव का मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे। इसको बच्चों यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर विभव का मान रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम विभव का मान रखेंगे क्यू डी। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा क्यू डी, और डिवाइड बच्चों क्या हो जाएगा, A इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम इसको थोड़ा और आगे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको धारिता का मान मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा Q हो जाएगा, और ये जो हमारा इंटू में चल रहा है A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये बच्चों हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A इंटू हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइड बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, Q इंटू यहाँ पर D हो जाएगा। Q से Q बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में टोटल धारिता कितनी होती है, उस धारिता का मान बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाता है A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, पर D हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को बच्चों क्या कहते हैं, धारिता का सूत्र कहते हैं। जहां पर बच्चों आप ज्ञात कर सकते हैं कि अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में टोटल धारिता की बात करेंगे तो उसके लिए बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल टू A इंटू हमारे क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चों क्या होता है हमारा डिवाइड में D होता है। तो बच्चों अब आप सभी लोग इस फॉर्मूले के माध्यम से अच्छी तरह से बता सकते हैं कि जो हमारी धारिता होती है बच्चों यहाँ पर 2 फैक्टरों पर निर्भर करती है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे C इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि जो हमारी धारिता होती है बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, लेकिन इन दोनों प्लेटों के बीच की हमारी क्या होती है, दूरी के यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दूरी को बढ़ाएंगे, मीन्स आप कह सकते हैं अगर हम इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तब उस केस में धारिता का मान कम हो जाता है, और उस केस में बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं जो प्लेटों का क्षेत्रफल होता है ये भी बच्चों आपस में कम हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप दूसरा कंसेप्ट अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को यहाँ पर कम करते हैं तब इस केस में धारिता का मान बढ़ जाता है, और जब बच्चों यहाँ पर धारिता का मान बढ़ जाता है तब इस केस में प्लेट का जो हमारा क्षेत्रफल होता है ये भी बच्चों हमारा बढ़ जाता है। तो ये कंसेप्ट आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये तब बात किया जब ये हमारा पूरा सिस्टम क्या होता है, निर्वात में रखा जाता है, तब उस केस में इसकी धारिता बच्चों यहाँ पर हमारी होती है C इक्वल टू A इंटू हमारा क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, डिवाइड बच्चों हमारे क्या होता है D होता है। तो बच्चों ये जो हमारी धारिता होती है निर्वात में होती है। अगर बच्चों हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को उठा करके किसी माध्यम में रख देंगे तब उस केस में इसकी धारिता बच्चों क्या होगी, उस माध्यम पर निर्भर करेगी। तो अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि माध्यम में इसकी धारिता कितनी होने वाली है। तो बच्चों अगर हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम होता है इसको किसी माध्यम में रख देंगे तो उस माध्यम का बच्चों यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, हमारा K हो जाता है। तो उसी माध्यम K से बच्चों हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो उस माध्यम में इसकी टोटल धारिता आपको मिल जाएगी। तो बच्चों अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं माध्यम में धारिता। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे माध्यम में धारिता। तो बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे जो हमारा माध्यम होता है उसको हमने K मान रखा है। तो इसी K से बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो आपको माध्यम में टोटल धारिता मिल जाएगी, जिस धारिता को बच्चों क्या करते हैं CK से निरूपित करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जाएगा CK इक्वल टू
ए इंटू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चों हम क्या करेंगे के से गुणा कर देंगे, डिवाइड बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारी तब धारिता होती है जब बच्चों हम क्या करते हैं इस पूरे सिस्टम को उठा करके किसी दूसरे माध्यम में रख देंगे, तब उस केस में जो हमारी धारिता होती है बच्चों यहाँ से हमारी जाएगी सी के इक्वल टू ए इंटू हमारे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा के डिवाइड बाई यहाँ पर हमारा जाएगा डी। तो बच्चों ये हमारी धारिता माध्यम की होती है। अब बच्चों आप सभी लोग यहाँ से भी अच्छा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो बच्चों अब आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं दूरी को बढ़ाते हैं, तब इस केस में जो हमारी धारिता होती है बच्चों यहाँ पर घट जाती है। और जब बच्चों यहाँ पर हमारी धारिता घट जाती है, तब इस केस में जो हमारा प्लेट का क्षेत्रफल होता है ये भी बच्चों हमारा कम हो जाता है। और इस केस में जो हमारा परावैद्युत माध्यम के होता है इसका भी मान यहाँ पर घट जाता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं दूरी को कम करते हैं, तब इस केस में जो हमारी धारिता होती है वो बढ़ जाती है। और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि इस केस में जो हमारा प्लेट का क्षेत्रफल होता है और यहाँ पर जो हमारा माध्यम के होता है, इन दोनों का मान आपस में बढ़ जाता है। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं इसको समीकरण नंबर यहाँ पर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हम 1 2 मान चुके थे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको समीकरण नंबर यहाँ पर हम ए मान लेते हैं और इसको बच्चों क्या करते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा निर्वात में मान होता है उसका मान अधिक होता है और जो हमारा माध्यम में मान होता है उसका मान बच्चों क्या होता है कम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग को इन दोनों माध्यमों का या आप सभी लोग कह सकते हैं इन दोनों धारिताओं का आपका अनुपात मिल जाएगा कि किस माध्यम में यहाँ पर धारिता ज़्यादा होती है और किस माध्यम में धारिता कम होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं समीकरण 1 बच्चों हम क्या करते हैं समीकरण 20 से यहाँ पर भाग कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले समीकरण 1 का मान लिखेंगे, या बच्चों इसको आप ऐसे लीजिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं समीकरण बी को समीकरण ए से यहाँ पर हम भाग करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो बच्चों क्या होता है नीचे वाला मान अधिक होता है और ऊपर वाला मान क्या होता है ज़्यादा वो कम होता है। मीन्स यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग कह सकते हैं अगर मान लो हम कोई भी यहाँ पर फ्रैक्शन लेते हैं भिन्न लेते हैं, तो आप सभी लोग इस तरीके से कहते हैं कि जो हमारा ऊपर अंश का मान होता है बच्चों हमारा क्या होता है कम होता है और हर का मान क्या होता है ज़्यादा होता है। तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा निर्वात में संधारित्र की धारिता होती है इसका मान बच्चों क्या होगा ज़्यादा होगा और इसका मान क्या होगा कम होगा। तो बी से बच्चों क्या करेंगे ए में भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समीकरण नंबर बी को लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा सी के इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चों क्या हो जाएगा के डिवाइड बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा डी। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं आपस में भाग करेंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को थोड़ा सा कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं निर्वात में धारिता को लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा जाएगा सी और यहाँ पर बच्चों इसकी धारिता होती है ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चों हमारे क्या होता है डी होता है। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा बहुत यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों धारिताओं का अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी के डिवाइड बाई हमारा जाएगा सी। इस केस में बच्चों आप सभी जानते हैं यहाँ पर हमारा जाएगा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चों हमारा क्या जाएगा के और डिवाइड बच्चों हमारा क्या जाएगा डी। ये बच्चों हमारा क्या होगा आपस में पलट जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं डी हमारा ऊपर हो जाएगा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट हमारा नीचे हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बचेगा माध्यम बचेगा, जिस माध्यम को हम क्या कहते हैं परावैद्युत माध्यम कहते हैं, जिसको हम के से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग इस कंसेप्ट के माध्यम से अच्छी तरह से यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं कि जो हमारा माध्यम में धारिता होती है और यहाँ पर जो है निर्वात में धारिता होती है ये बच्चों क्या होती है के आप कह सकते हैं परावैद्युत माध्यम के यहाँ पर बराबर होती है। तो ये बच्चों यहाँ पर हमारे क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अगर बच्चों आप सभी लोग निकालना चाहते हैं कि अगर हम इस पूरे सिस्टम को उठा करके किसी माध्यम में रख रहे हैं तब उस केस में इसकी जो हमारी धारिता निर्वात में होती है वो कब बराबर होगी। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करेंगे इस निर्वात की धारिता को उठा करके उस माध्यम के से गुणा कर देंगे। तब उस केस में जो हमारी माध्यम की धारिता होती है वो बच्चों क्या हो जाएगा परावैद्युत माध्यम के यहाँ पर बराबर हो जाएगा। मीन्स आप कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारी निर्वात में धारिता होती है उस माध्यम से गुणा करने पर उस माध्यम में रखा गया जो हमारा सिस्टम होता है उसकी धारिता के बराबर हो जाती है। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग को आज का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।